हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन की कक्षा 8 की पाठ्य योजना। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को आज की पाठ्य योजना अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड जाता है दोस्तों। नीचे लाइक का एक बटन होगा थम्स अप का, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को आज की पाठ्य योजना देखने के बाद कुछ सीखने का मौका मिले तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए अब देर न करते हैं, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या हमारी 127 यानी कि 127। आप जिस पेज से पाठ्य योजना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे बीचों बीच पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है आपको। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आपको अभी दिख रहा है, ऐसे ही आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। उसके बाद आपको कक्षा का यहाँ पे किस कक्षा के लिए आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो हमारी आज की पाठ्य योजना कक्षा 8 के लिए है। विषय है सामाजिक अध्ययन का। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जैसे जिससे आपकी फाइल अगर एग्जामिनर चेक करता है कभी फ्यूचर में तो उसको ये पता चले कि आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट को पढ़ाई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं अवधि यहाँ पे 35 मिनट की, कालांश है प्रथम, और विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट कार्य में भी करनी होती हैं, यानी कि इतनी सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे लिखना भी होता है पढ़ाने से पहले। उसके बाद आपको प्रकरण लिखना है और प्रकरण का नाम अभी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ प्रकरण लिख के छोड़ दीजिए, जिससे आप जब अपना प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवाएंगे उसके बाद जब बच्चे आपका प्रकरण बोल देंगे फिर आपको यहाँ पे आके अपना प्रकरण का नाम लिख देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखना होता है आपको अपनी फाइल में। और सामान्य उद्देश्य में आप अगर पहली बार पाठ्य योजना बना रहे हैं अपनी फाइल में, 1-2 पाठ्य योजना अपनी अभी नहीं बनाई है आपने, तो सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन अगर आपने पाठ्य योजना बना रखी है 2-3 तो उसके बाद आप पूर्ववत लिख सकते हैं, यानी कि इसके पहले जो भी आपने पाठ्य योजना में सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य लिखा है वही सेम आपके इस पाठ्य योजना में होगा। उसके बाद आपको हेडिंग लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, 6 पॉइंट इसमें लिखना होता है। और 6 पॉइंट ये आपके जो आपका प्रकरण होगा उसके ऊपर होगा, यानी कि हमारा जो आज का प्रकरण है विवेकानंद, उस टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 6 विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है, शिक्षण बिंदु और विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण बिंदु में आपको पहला पॉइंट लिखना है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना और तीसरा पॉइंट है स्वामी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य। अब विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको पहला यहाँ पे हेडिंग डालना है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में ये लिखना है कि इस टॉपिक को पढ़ाने से, इस प्रकरण को पढ़ाने से बच्चों में किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो, बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है छात्रों को स्वामी विवेकानंद के विषय में प्रत्यास्मरण करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अवबोधात्मक, इसको आप बोधात्मक भी लिख सकते हैं। इसमें लिखना है आपको छात्रों को स्वामी विवेकानंद के कार्यों की व्याख्या करने योग्य बनाना। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, इसमें लिखना है छात्रों को स्वामी विवेकानंद के गुणों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट है कौशलात्मक। कौशलात्मक में लिखना है बच्चों को छात्रों में छात्रों में स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए कार्यों के विषय में विचार विमर्श करने का एक कौशल विकसित करना। पांचवा है अभिरुच्यात्मक, इसमें लिखना है आपको छात्रों में स्वामी विवेकानंद से संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के विषय में रुचि उत्पन्न करना। और छठवां है यहाँ पे अभिवृत्त्यात्मक, इसमें लिखना है आपको छात्रों में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के विषय में सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। इसको आप आराम से वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखने के बाद वीडियो प्ले कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों की फाइल में एक भी गलती ना हो। अगर फाइल में आपके किसी भी पेज पे एक भी गलती हो जाती है तो एग्जामिनर का निगाह सबसे पहले उसी पे जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा अच्छा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग आराम से लिखिए, सही लिखिए। उसके बाद हेडिंग लिखना है आपको सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री या फिर प्रयुक्त सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको उन सभी सॉरी, मैं आप लोगों के लिए भोर में उठ के वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ठंडी का मौसम है तो गले में खराश है, तो इसको इग्नोर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे दिन में थोड़ा सा बिजी हूँ, घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो उसके लिए आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ के ये वीडियो बनाता हूँ, तो उसके इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना है जिस सामग्री का आप उपयोग करेंगे शिक्षण कार्य करते समय। अगर आप 35 मिनट की क्लास में किसी भी सामग्री का उपयोग करते हैं पढ़ाई के, मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है इस हेडिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया विषय को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट तथा समस्त कक्षोपयोगी सामग्री। कक्षोपयोगी सामग्री के अंतर्गत देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि।
अब इसके बाद आता है हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है आपको छात्र समाज सुधारकों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पे आपके लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को आप 2 कॉलम में बना सकते हैं, 3 कॉलम में भी बना सकते हैं, जैसे आपके कॉलेज वाले कहें। ज़्यादातर लोग 2 कॉलम में ही बना देते हैं, लेकिन एक अच्छे छात्राध्यापक की ये निशानी है कि वो 3 कॉलम में बनाए। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिखा है, लेकिन एक कॉलम आप इसके स्टार्टिंग में बना लीजिए क्रम संख्या, प्रश्नों के क्रम को उसमें रखिए। छात्राध्यापक क्रिया रखिए दूसरा कॉलम, तीसरा छात्र क्रियाएं। पहले कॉलम में क्रम संख्या 1 लिखिए, प्रश्न नंबर 1। अब इसमें प्रश्न पूछेंगे आप, इसमें प्रश्न पूछने का भी कुछ तरीका होता है कि इसमें प्रश्नों का क्रम सही होना चाहिए, यानी कि क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रश्नों में। दूसरा यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं। तो बच्चे आपकी क्लास में यहाँ पे आंसर उसके हिसाब से लिखा जाता है, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ भी आंसर लिख देंगे। आप पूरे क्लास को ध्यान में रख के अपना आंसर लिखेंगे, जिससे ये पता चलता है कि आपकी क्लास में कोई ना कोई ये आंसर देगा। अब अगर आपकी क्लास में 20 से 25 बच्चे हैं, कुछ भी है, 20-25 बच्चे, 30 बच्चे, जितने भी हैं, तो उसमें से कोई ना कोई बच्चा आपके ये आंसर जरूर देगा। तो यहाँ पे इसका देख लीजिए छात्र आंसर देंगे, बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। अब यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जहाँ पे ख़त्म हुआ, उसी आंसर से अपना दूसरा प्रश्न बनाएंगे आप। तो देख लीजिए इसमें दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी। अब यहाँ पे आप बच्चे आपकी क्लास में कोई बोलेगा सती प्रथा, कोई बोलेगा पर्दा प्रथा, इसी तरीके से अंधविश्वास, छुआछूत आदि कुप्रथाएं प्रचलित थी। अब तीसरा यहाँ पे है प्रश्न, कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए। कुछ समाज सुधारकों के नाम यहाँ पे हो जाएगा राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि। अब चौथा प्रश्न फिर यहाँ पे बनता है, जैसे उन्होंने बोला विवेकानंद, फिर यहाँ पे अपना प्रश्न बना सकते हैं आप, स्वामी विवेकानंद के इतिहास के बारे में कुछ प्रसिद्ध बातें बताइए। तो यहाँ पे आप बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, स्वामी विवेकानंद समाज सुधार के लिए प्रसिद्ध थे। अब पांचवा प्रश्न फिर यहाँ पे बनता है, उठो जागो और रुको मत जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, यह किसका कथन है। तो इसका छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कोई, ज़्यादातर बच्चे, जैसे 30 बच्चे हैं अगर आपकी क्लास में, तो उसमें से 2-4 बच्चे आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये हो जाएगा छात्र के लिए, आपका छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे तो ये मौन हो जाएंगे, यानी कि शांत हो जाएंगे। तो ये प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। तो जैसे ही बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, आप यहाँ पे अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, और स्टार्टिंग में जो आपने श्यामपट्ट कार्य पे अभी अपना प्रकरण नहीं लिखा था, वहाँ पे अपना उद्देश्य कथन बोलते ही अपना वहाँ पे प्रकरण लिख देंगे कि आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो अब इस चीज़ को आप पढ़ाएंगे, यानी कि उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो आपको हेडिंग लिखना है अपना अगला, प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण में आप यहाँ पे देखेंगे कोई कोई आपके कॉलेज में 5 कॉलम का प्रस्तुतिकरण बनवाएगा, कहीं कहीं किसी कॉलेज में 6 कॉलम का प्रस्तुतिकरण बनवाते हैं। खास तौर से यहाँ पे देखेंगे तो पहला कॉलम शिक्षण बिंदु होगा, चाहे वो 5 कॉलम का हो चाहे 6 कॉलम का हो। दूसरा यहाँ पे कॉलम होगा छात्राध्यापक क्रियाएँ, तीसरा कॉलम होगा छात्र क्रियाएँ, चौथा कॉलम होगा प्रविधि, विधि या फिर शिक्षण विधि। इसको तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी आपके कॉलेज में जो भी बोले, विधि बोले तो विधि लिखिए, प्रविधि बोले तो प्रविधि लिखिए, या फिर शिक्षण विधियाँ बोले तो शिक्षण विधियाँ लिखिए। और यहाँ पे देखेंगे 5वां कॉलम है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री की जरूरत नहीं होती है प्रस्तुतिकरण में, आपने जितनी भी सहायक सामग्री का प्रयोग किया है वो स्टार्टिंग में आपने हेडिंग में लिख रखा है। और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य आता है, तो श्यामपट्ट कार्य पे वो सारी चीज़ें लिखनी होती है जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके चैप्टर से जो आपने पढ़ाया है। सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती। अगर सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट पे लिखने लगेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या याद करने योग्य है और क्या याद करने योग्य नहीं है। अब शिक्षण बिंदु में देखिए वो पॉइंट लिखा जाता है जिसके बारे में आप छात्राध्यापक या फिर शिक्षक पढ़ाने वाला है। तो शिक्षण बिंदु में देख लीजिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। अब विकासात्मक प्रश्न पूछा जाता है। विकासात्मक प्रश्न का मतलब होता है कि बच्चों को स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय से कुछ नॉलेज है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनको कुछ पता है उनके बारे में कि नहीं पता है। आप 1 से 2 प्रश्न पूछ के यहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, स्वामी विवेकानंद कौन थे। तो बच्चे बता देंगे इसका उत्तर, स्वामी विवेकानंद समाज सुधारक थे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न फिर बनता है, स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो हो सकता है ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाए, तो यहाँ पे छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्रविधि में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पे जब बच्चों को नहीं पता इसके बारे में, तो एक अच्छे छात्राध्यापक, एक अच्छे शिक्षक की यही निशानी होती है कि तुरंत छात्रों को उस चीज़ के बारे में बताया जाए, तो उसको कहते हैं व्याख्या। अब छात्राध्यापक चार्ट दिखाएगा, जो आपने चार्ट बना के ले गए, आप चार्ट बना के ले गए होंगे, उसको प्रदर्शित करिए अपने श्यामपट्ट पे के साइड में,
उसको टांग दीजिए किसी चीज़ के सहारे। अगर वहाँ पे कील है तो कील के सहारे टांग दीजिए और उसको संकेतक के द्वारा, यानी कि एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी होगी, उसके द्वारा आप बच्चों को उस चीज़ को दिखाइए। अब यहाँ पे लिखा गया देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके बचपन का नाम सॉरी दोस्तों, इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई थी। इसके उपरांत उन्होंने बीए की तक की शिक्षा प्राप्त की थी। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए और महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु में इसमें लिखिए जीवन परिचय, और उसके नीचे लिख सकते हैं विवेकानंद का जीवन परिचय इस तरीके से। उसके बाद लिखिए जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी 1863 को। बचपन का नाम था नरेंद्र, पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। अब आपने इतना चीज़ पढ़ा लिया। अब जो पढ़ाया है आपने, बच्चों को कितना समझ में आया है, उसमें से कितनी चीज़ें उनको समझ में आई है कि क्या नहीं समझ में आया, उसके लिए बोध प्रश्न पूछिए, यानी कि बोधात्मक प्रश्न, इसको यहाँ पे हेडिंग लिखिए। उसमें आप 1 से 2 प्रश्न या मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला इसमें प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो बच्चे उसको अच्छे से पढ़े हैं, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा तो उनको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे उसका उत्तर देंगे बच्चे, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। दूसरा प्रश्न फिर बनता है स्वामी विवेकानंद के पिता का क्या नाम था। तो बच्चे बताएंगे स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो बच्चे बता देंगे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। अब उसके बाद आता है अपना अगला पॉइंट, शिक्षण बिंदु में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब फिर से आप वही चीज़ रिपीट करेंगे, फिर से आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला विकासात्मक प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की माता का क्या नाम था। तो बच्चे बता देंगे स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे फिर बनता है स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो ये निरुत्तर हो जाएगा, बच्चे यहाँ पे शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो ये प्रश्न हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक। ये प्रविधि थी शिक्षण, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। अब व्याख्या देंगे आप, छात्राध्यापक यहाँ पे व्याख्या देगा इसके बारे में, स्वामी विवेकानंद ने जिस संस्था की स्थापना की थी उसके बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय साम्राज्य में पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इस तरह इंग्लैंड और अमेरिका में पर्याप्त प्रचार कार्य कर स्वामी जी ने भारत के मान को बढ़ाया। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का लक्ष्य सभी धर्मों को समानता की भावना से देखना था, अर्थात सभी धर्मों को समान मानना था। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए और महत्वपूर्ण बिंदु में लिखिए स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी थी इन्होंने। तीसरा पॉइंट है इंग्लैंड व अमेरिका में हिंदुत्व का प्रचार किया था इन्होंने। और 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब यहाँ पे है अगला हेडिंग बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आपको लिखना है पहला यहाँ पे प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। तो बच्चे बता देंगे इसका उत्तर कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है स्वामी विवेकानंद के विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात कब रखी थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में ईस्वी में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी थी। ये प्रश्नोत्तर विधि था तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। उसके बाद आपका लास्ट में यहाँ पे आता है अगला हेडिंग प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस सन में की थी। तो यहाँ पे बच्चे इसका उत्तर दे देंगे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में की थी। अब तीसरा हेडिंग यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है शिक्षण बिंदु में स्वामी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य। यहाँ पे भी विकासात्मक प्रश्न पूछे बच्चों से। पहला, रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य क्या था। तो रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य था सभी धर्मों को समान समझना। दूसरा प्रश्न फिर बनता है स्वामी विवेकानंद किसके विरोधी थे। तो इसका उत्तर बच्चे हो सकता है ना दे पाए, तो ये निरुत्तर हो जाएगा उनके लिए। अब इसकी व्याख्या देंगे आप कि स्वामी विवेकानंद को धर्मोपदेशक भी कहा जाता है। वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति व योग पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति असीम उदारता का भाव था। वे कहते थे कि नारी का सम्मान करना चाहिए, तभी अतीत में उन्नति हो सकेगी। इस तरह समाज की सेवा करते हुए सन 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी अवस्था मात्र 39 वर्ष थी।
बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे बनता है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के ने किसका विरोध किया? तो स्वामी विवेकानंद ने अंधविश्वास और छुआछूत का विरोध किया। इसके सामने आप लिख दीजिए प्रविधि में या फिर शिक्षण विधि में व्याख्या विधि। महत्वपूर्ण बिंदु में लिखिए स्वामी, पहला यहाँ पे हेडिंग है, स्वामी जी अंधविश्वास व छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने ज्ञान, भक्ति व योग पर विशेष बल दिया। स्वामी जी की मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी। अब इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है, स्वामी विवेकानंद ने किसकी शिक्षा दी थी? तो यहाँ पे उत्तर देंगे बच्चे, स्वामी विवेकानंद ने मानवता, स्वतंत्रता व समानता की शिक्षा दी थी। तीसरा प्रश्न फिर बनता है, स्वामी जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो बच्चे बता देंगे स्वामी जी की मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी। अब आपका यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न, पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? और दूसरा प्रश्न यहाँ पे फिर बनता है, स्वामी जी ने कहाँ कहाँ हिंदुत्व का प्रचार किया था? तीसरा प्रश्न फिर यहाँ पे सत्य असत्य आता है, यानी कि ट्रू फॉल्स आता है। तो यहाँ पे पहला लिखिए, प्रश्न पूछे बच्चों से, स्वामी जी ने बीए की शिक्षा प्राप्त की थी, सत्य है कि असत्य? तो अगर बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे इस चैप्टर को, आपने पढ़ाया है, तो वो इसका उत्तर आराम से दे पाएंगे वो। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, स्वामी विवेकानंद अंधविश्वास तथा छुआछूत के विरोधी थे कि नहीं थे? तो यहाँ पे भी इसको बच्चों को आपने पढ़ाया है, तो इसका भी आंसर बच्चे आराम से दे पाएंगे। अब चौथा प्रश्न यहाँ पे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसमें पहला देख लीजिए है प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने की स्थापना की? तो यहाँ पे जो भी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में वही भरा जाएगा। दूसरा प्रश्न फिर है, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 1902 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे आप देख के लिख सकते हैं और बच्चों को आप ये कार्य दे सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है हेडिंग, किसी भी लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य, यानी कि आपने अब ये चैप्टर पढ़ा लिया है, बच्चों को घर से कार्य करके लाने के लिए कोई प्रश्न देंगे, उनको लिख के ले आने के लिए या फिर कोई चीज़ याद करके लाने के लिए। तो यहाँ पे आप बच्चों को दीजिए प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। सभी छात्र स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय को लिख के ले आएंगे, अगली क्लास में चेक होगा। इसी के साथ आप अपना क्लास यहाँ पे एंड कर सकते हैं अगले दिन की क्लास के लिए। तो अगर आप लोगों को दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई हो, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सुबह उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ नीचे लाल कलर का बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको क्लिक करना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है और उसको आप आराम से देख सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।